गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट टॉपिक में हमने परचेज और परचेज रिटर्न कंप्लीट किया था। नाउ टर्न इज पॉइंट 16 सेल्स। सेल्स मीन्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स और सर्विस टू कस्टमर फॉर ए प्राइस। जब भी गुड्स का सर्विसेज को उसकी ओनरशिप को ट्रांसफर कर देते हैं किसी अदर पर्सन को प्राइस के बदले में, वो सेल कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ तरुण सेल ए कंप्यूटर टू वरुण, द ओनरशिप ऑफ कंप्यूटर विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम तरुण टू वरुण एंड तरुण इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द एग्रीड प्राइस ऑफ कंप्यूटर फ्रॉम वरुण। अगर तरुण क्या है, कंप्यूटर सेल कर रहा है वरुण को, तो ओनरशिप जो है कंप्यूटर की ट्रांसफर हो जाएगी तरुण से वरुण को, और तरुण क्या है उसके बदले में प्राइस मनी जो है वो रिसीव कर लेगा। द टर्म सेल इज यूज्ड ओनली फॉर द सेल ऑफ दोज गुड्स विच आर परचेज फॉर रीसेल पर्पज। सेल इज यूज्ड ओनली फॉर द सेल ऑफ दोज गुड्स, वही चीजों के लिए हम सेल वर्ड यूज करेंगे जिसको आपने परचेज किया है रीसेल करने के लिए। जैसे हम बिजनेस में अगर फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, कर्टेन परचेज कर रहे हैं, बैठने के लिए बेंच परचेज कर रहे हैं, तो वो हमारा सेल, उसके लिए हम अगर उसको हमने पुराना होने पर या फिर किसी वजह से सेल वापस कर भी दिया या किसी अदर पर्सन को सेल कर दिया, तो उसके लिए हम सेल नहीं कहेंगे। हम किसके लिए सेल कहेंगे? जिस चीज का हमारा बिजनेस है हम उसके लिए सेल कहेंगे। मीन्स आप जो चीज बार बार परचेज कर रहे हो सेल करने के पर्पज से, तो हम वहां उसको सेल कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक फर्नीचर की दुकान फर्नीचर अगर बैठने के लिए परचेज कर रहा है कस्टमर के, तो वो हम, और उसने किसी कारण से उसको सेल कर दिया, तो वो सेल नहीं कहलाएगा उस फर्नीचर की। जो काम जिस चीज का वो कर रहा है, फर्नीचर का कर रहा है, तो फर्नीचर बाकी फर्नीचर वो ला रहा है, सेल कर रहा है, तो उसके लिए वो सेल वर्ड यूज करेगा। सेम ऐसे ही कपड़े का व्यापारी है तो वो दुकान पे कर्टेन टांगता है अपनी डेकोरेशन बढ़ाने के लिए, तो वो हमारा अगर उन कर्टेन को सेल कर देता है तो वो उसके लिए सेल नहीं वर्ड यूज करेगा, और ना ही फर्नीचर, पुराना फर्नीचर सेल करने पर सेल वर्ड यूज करेगा। कपड़े को लाया बेचा उसके लिए वो सेल वर्ड यूज करेगा। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि सेल से होने वाली जो इनकम होती है, जो पैसा हमारे पास आता है, हम उसको रिवेन्यू कहते हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड रिवेन्यू फ्रॉम सर्विस प्रोवाइडेड टू कस्टमर। कस्टमर से क्या है, सर्विस प्रोवाइड करने पर या गुड्स प्रोवाइड करने पर क्या मिलेगा? आपको रिवेन्यू मिलेगी। द टर्म सेल इज नेवर यूज्ड फॉर द सेल ऑफ एसेट्स। एसेट्स को सेल करने के लिए आप सेल वर्ड यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वही क्लॉथ वाली बात यहाँ पर आ रही है, आप पढ़ लेंगे। नेक्स्ट हमारा है सेल जो है, द टर्म सेल इंक्लूड बोथ कैश एंड क्रेडिट सेल। सेल जो है वो कैश की भी हो सकती है और क्रेडिट की भी हो सकती है। देखिए यहाँ तो कैश और क्रेडिट दोनों में की जाने वाली सेल सेल कहलाएगी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सेल रिटर्न। सेल रिटर्न क्या है? जो आपने सेल किया था, कस्टमर को पसंद नहीं आया, या वो डिफेक्टिव था, या आपने ज्यादा माल भेज दिया, जितना उसने ऑर्डर किया था उससे ज्यादा चला गया हो, तो वो क्या है, हमारे गुड्स को वापस करेगा। तो वापस करने वाले को क्या कहेंगे? सेल रिटर्न हो गई। तो उसको हम, हमारे बिजनेस में अंदर आएगी वो रिटर्न, तो उसको रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं। अगर आपको याद हो तो पीछे मैंने ये बताया था, रिटर्न आउटवर्ड परचेज के लिए। परचेज के लिए मीन्स हमने परचेज किया और हमने उसको रिटर्न कर दिया, बाहर की तरफ रिटर्न किया, रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न। ऐसे ही सेल रिटर्न है, अंदर की तरफ आ रही है सेल रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड। 17th पॉइंट है हमारा स्टॉक और स्टॉक इन ट्रेड। The term stock include the value of those goods which are purchased for reselling and which are lying unsold at the end of accounting period. स्टॉक में हम उन गुड्स को लेते हैं जो आपने सेल करने के पर्पज से तो ली हुई हैं, और वो चीजें जो अभी बची हुई हैं सेल नहीं हुई हैं, मींस अकाउंट पीरियड जो है, अकाउंटिंग ईयर जो है, उसके अंदर वो सेल नहीं हो पाई, बच गया माल, वो हमारा स्टॉक कहलाता है। स्टॉक में बी ऑफ टू टाइप्स,
ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? द ओपनिंग स्टॉक मीन्स द वैल्यू ऑफ गुड्स लाइंग अनसोल्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। मीन्स आपके शुरू में साल शुरू हो रहा है, अब मान लीजिए मेरा जो अकाउंटिंग ईयर है वो 1 अप्रैल टू 31 मार्च है। 1 अप्रैल को जब मैं अकाउंट नए स्टार्ट कर रही हूँ तो मेरे पास जो पिछला स्टॉक बचा हुआ है वो मेरा ओपनिंग स्टॉक कहा जाएगा। और पूरा साल यूज होने पर मैंने और माल मंगवाया, सेल किया, यूं यूं मैं करती रही। उसके बाद क्या हुआ, लास्ट में 31 मार्च वाले दिन जो मेरा स्टॉक बिना बिके माल बच गया है वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है। तो वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा। मींस एट द क्लोजिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, मतलब कि क्लोजिंग टाइम पर जो हमारा स्टॉक है वो क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग टाइम पर जो हमारा स्टॉक है वो ओपनिंग स्टॉक। नेक्स्ट हमारा पेज है, देखेंगे क्लोजिंग स्टॉक मींस द वैल्यू ऑफ गुड्स लाइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। मींस क्लोजिंग स्टॉक वो गुड्स की वैल्यू जो साल के लास्ट में बिना बिका हुआ माल बचा पड़ा है अकाउंटिंग पीरियड के लास्ट में। जैसे मैंने बोला कि 31 मार्च को मेरे अकाउंट क्लोज हो रहे हैं, तो क्लोज हो रहे अकाउंट को पर टाइम पर हमारा क्या माल बचा, वो माल जो बच गया, सेल नहीं हुआ, वो क्लोजिंग स्टॉक है। अब ध्यान से सुनो एक बात, जो क्लोजिंग स्टॉक था वही तो अगले मंथ में या अगले ही डेट पर 31 मार्च के बाद नेक्स्ट 1 अप्रैल को ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। अगर 10,000 का माल बचा पड़ा है तो 10,000 का माल ही आपका ओपनिंग स्टॉक होगा। क्लोजिंग स्टॉक साल के लास्ट वाला, ओपनिंग स्टॉक साल के स्टार्ट वाला। तो हो सकता है अगर हम 2015 की बात करें तो 2015 1 अप्रैल को कुछ और माल बचा होगा, और 31 मार्च 2015 की बात कर 1 अप्रैल 2015 और 31 मार्च 2016 बनेगा। जब 1 अप्रैल 2015 का माल कुछ और हो सकता है, 31 मार्च 2016 का माल कुछ और हो सकता है, लेकिन 31 मार्च 2016 वाला माल जो क्लोजिंग स्टॉक था वही ही 1 अप्रैल 2016 को सेम ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है 18th, इन्वेंट्री। In case of manufacture, there can be opening and closing inventory of 4 types. अब मैन्युफैक्चरर जो होते हैं, मीन्स जिसका काम मैन्युफैक्चरिंग करने का है, उसके ओपनिंग और क्लोजिंग के 4 टाइप की इन्वेंट्री होती है। मीन्स जो पर्सन बना रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तो वो तो पहले रॉ मटेरियल भी लेके आएगा। जैसे कपड़ा बनाने के लिए कॉटन जो है वो रॉ मटेरियल के फॉर्म में आई, तो वो क्या रॉ मटेरियल की फॉर्म में आ रहा है कॉटन, तो वो क्या है, उसके लिए कॉटन भी बचा हुआ माल इन्वेंट्री होगा। Means it include inventory of raw material purchased for using them in product manufacture but still lying unused। अभी उसको यूज नहीं किया है पर माल मंगवा रखा है, तो वो भी क्या है, हमारा रॉ मटेरियल का इन्वेंट्री। दूसरा है इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। ऐसा माल जो बन रहा है, अभी बना नहीं है, पूरा सेमी फिनिश्ड है, या हम कहें वर्क इन प्रोग्रेस है। मीन्स काम शुरू हो चुका है, कॉटन से कपड़ा बनाना है, कॉटन से कपड़ा बनाने के लिए बीच का प्रोसीजर जो है वो है थ्रेड बनाना। तो थ्रेड बन चुका है लेकिन कपड़ा भी नहीं बना है, तो उस पर कुछ काम अभी बाकी है। तो ऐसा मटेरियल भी हमारा क्या कहलाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस वाला या सेमी फिनिश गुड्स। और उनका भी जो स्टॉक पड़ा हो, उनका भी जो माल पड़ा है अभी हमारे पास, उसको हम इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस कहेंगे। यहाँ देखेंगे, इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज इन्वेंट्री ऑफ पार्शियली फिनिश्ड गुड्स। इट मीन्स गुड्स इन सेमी फिनिश्ड फॉर्म। सच गुड्स नीड फर्दर प्रोसेसिंग फॉर कन्वर्टिंग इनटू फिनिश प्रोडक्ट। वही बात कि अभी उनके ऊपर कुछ काम बाकी है, फिनिश प्रोडक्ट तक काम होने के लिए कुछ काम प्रक्रिया जो है वो रहती है। फॉर द वैल्यूएशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड इन इट, the cost of labor,
हमारा हो रहा था सेकंड पॉइंट, इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। इसमें क्या कह रहे थे हम कि वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल यूज इन इट, द कॉस्ट ऑफ लेबर, पावर, फ्यूल एंड अदर एक्सपेंसेस ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस आर इंक्लूडेड। इसके अंदर जो वर्क इन प्रोग्रेस वाला मटेरियल है, मीन्स उसके अंदर वो चीजें ऐड होंगी। हमारा कॉटन हो गई, कॉटन के बाद उसके ऊपर कुछ बिजली यूज होगी, पावर यूज हुई होगी, फ्यूल यूज हुआ होगा, लेबर वर्क जो काम किया वो खर्चा हमारा यूज हुआ होगा। तो ये चीजें भी उसके अंदर इंक्लूड होती हैं। इन केस ऑफ क्लॉथ मीन्स द वैल्यू ऑफ थ्रेड्स एंड द अनफिनिश्ड क्लॉथ विल बी द इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। हो सकता है आप जो कपड़ा बेच रहे हैं उसको प्रिंट या एम्ब्रॉयडरी करके बेच रहे हैं, तो आपका सिंपल कुछ कपड़ा बना हुआ जो अभी पूरा नहीं हुआ, मीन्स उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी नहीं हुई है या प्रिंट अभी नहीं हुआ है, तो वो भी आपका वर्क इन प्रोग्रेस कहा जाएगा, खाली थ्रेड नहीं कहा जाएगा उस केस में। फिनिश प्रोडक्ट मीन्स बिल्कुल रेडी हो जाना, वो अगर वो तैयार होता है तो उसका भी इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स अलग होगा। तो इट इंक्लूड्स द इन्वेंट्री ऑफ दोज गुड्स विच हैव बीन कंप्लीटली प्रोसेस्ड एंड और रेडी फॉर sale but are lying unsold at the end of accounting period. In case of cloth mills, the value of finished cloth will be the value of inventory of finished goods. इसमें वो इन्वेंट्री वो माल होगा जो पूरा तैयार है, जिसके ऊपर पूरी प्रोसेस हो चुकी है, सिर्फ सेल करना जो है बाकी है, सेल के लिए तैयार पड़ा है लेकिन अभी बिना बिका हुआ है, वो हमारा जो है माल क्या कहा जाएगा, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स कहा जाएगा। फिर बात है इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। इट इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ दोज गुड्स विच आर परचेज्ड फॉर रीसेलिंग। अब आप कुछ माल खुद बनाते हो, कुछ माल जो है बना बनाया लाते हो और उसको सेल करते हो, तो वो परचेज आपने किया था रीसेल करने के पर्पज से, उसको हम क्या कहेंगे, इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। अब बात है कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। To ascertain the value of the closing inventory, a complete list of all the items in the godown together with their quantities is prepared. Also, the separate list should be prepared for raw materials, semi-finished goods, finished goods and stock in trade. अब आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करनी है कि एक गोदाउन में कितना माल पड़ा है, कितनी क्वांटिटी पड़ी है, तो आपको जो लिस्ट बनानी पड़ेगी वो अलग अलग बनानी पड़ेगी, सेपरेट सेपरेट बनानी पड़ेगी। जैसे रॉ मटेरियल का कितना बचा हुआ पड़ा है, सेमी फिनिश का कितना माल हमारे पास पड़ा है, फिनिश गुड्स का कितना पड़ा है, और ऐसा कितना माल है जिसको हमने बनाया नहीं है, सिर्फ लाए थे बेचने के लिए, तो वो कितना पड़ा है। उन सब की लिस्ट बनाकर टोटल करके ही आप बता सकते हो कि आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री टोटल कितनी पड़ी है। केयर शुड बी टेकन एट द फ्लोइंग गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ इन्वेंट्री। इसके अंदर जब हम कैलकुलेट करेंगे इसको, तो ये बातें ध्यान में रखनी है कि कौन सी गुड्स को इंक्लूड नहीं करना है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा गुड्स विच हैव बीन सोल्ड बट रिमेन अनडिलीवर्ड। जो सेल तो कर दी है लेकिन अभी उनके पास डिलीवरी नहीं की है। जैसे आप ऑनलाइन बिजनेस करते हैं या किसी पर्सन का ऑर्डर मिलता है, आपको पेमेंट आ चुकी है लेकिन आपने अभी डिलीवर नहीं किया है, अभी माल को भेजा नहीं है लेकिन सेल हो चुका है, तो आप उसके अंदर वो इंक्लूड नहीं करोगे जब आप क्लोजिंग इन्वेंट्री की कैलकुलेशन कर रहे हो। सेकेंड पॉइंट है गुड्स परचेज एंड रिसीव्ड बट विच हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। गुड्स आपने परचेज की और रिसीव हुई बट अभी आपने परचेज बुक में नोट नहीं किए हैं। परचेज हो चुकी है, आपके पास आ भी चुकी हैं, लेकिन जब तक गुड्स बुक में एंटर नहीं हो जाती, बुक्स में नहीं चढ़ा लेते आप, तब तक आप उसको इन्वेंट्री में इंक्लूड नहीं करोगे। फिर आगे पॉइंट है फॉलोइंग गुड्स शुड बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज। और ध्यान रखें इन चीजों को ऐड करना होता है लिस्ट में। फर्स्ट पॉइंट है गुड्स सेंट टू द कस्टमर आर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। जो गुड्स आपने कस्टमर को सेल की थी ये कहकर कि अगर आपको पसंद आए तो रख लेना, नहीं तो वापिस। अगर पर्सन खुद ही ऐसे परचेज करके गया कि 2 दे दो, 1 वापिस कर दूंगा और 1 रखूंगा, तो ये चीज एक जो है आप जो है अपने इन्वेंट्री में इंक्लूड करोगे। सेकेंड पॉइंट है गुड्स सेंट टू द एजेंट फॉर सेल बट रिमेन लाइंग विद देम एज अनसोल्ड।
गुड्स जो है एजेंट के पास पड़ी हैं सेल करने के लिए कि लेकिन अभी सेल नहीं हुई हैं, तो उसको भी इंक्लूड करोगे। It should always be kept in mind that inventory is valued at cost price or reliable value whichever is less। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि कॉस्ट की स्टॉक की कैलकुलेट हम कैसे करेंगे, जो भी मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों में से जो कम हो whichever is less उस पर करते हैं, या फिर आप मार्केट प्राइस को रिलाइजेबल वैल्यू भी कह सकते हैं, मीन्स जो आपको पैसा उससे मिल सकता है, तो उन दोनों में से जो कम हो उस पर करते हैं। डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टॉक एंड इन्वेंट्री। अब स्टॉक और इन्वेंट्री में क्या डिफरेंस है? स्टॉक रेफर ओनली टू द वैल्यू ऑफ दोज गुड्स which are purchased for reselling which are lying unsold at the end of accounting period। ऐसी गुड्स जो आपने परचेज की थी रीसेल करने के लिए और वो माल अभी बचा हुआ है, बिना बिका माल आपके साल के लास्ट में पड़ा है, वो आपका स्टॉक कहलाता है। Whereas the inventory is a wide term which includes stock also। अब इन्वेंट्री तो इतनी ब्रॉड है, इतना उसका ब्रॉड कंसेप्ट है कि इसके अंदर तो स्टॉक भी इंक्लूड है। अब इन्वेंट्री उन बिजनेस के लिए होता है जो मैन्युफैक्चरिंग का भी कर रहे हैं और साथ साथ ट्रेड भी कर रहे हैं, मींस बना भी रहे हैं और सेल भी कर रहे हैं और परचेज भी करते हैं सेल करने के पर्पज से। तो उनके पास 4 टाइप का रहेगा, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री ऑफ सेमी फिनिश गुड्स, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स और इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक। क्लियर? तो ये हमारे पॉइंट जो है वो इसमें रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल रेफर टू द अमाउंट रिसीवेबल ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स और सर्विस रेंडर बाय द कंपनी इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ट्रेड रिसीवेबल वो कहलाती है जो हमने सेल की थी कोई भी गुड्स और सर्विस क्रेडिट में और जिससे अमाउंट अभी रिसीव होनी बाकी है, अभी रिसीव हुई नहीं है, रिसीव होनी बाकी है। तो उस केस में हम इनके अंदर 2 चीजें इंक्लूड करते हैं। एक तो डेटर्स जिनको हमने उधार में सेल कर रखा है, दूसरे वो पर्सन जिनको हमने बिल दे रखा है, मींस हमारे पास प्रूफ के लिए उसकी हमने एक्सेप्टेंस ले रखी है, सहमति ले रखी है कि हाँ उसने सिग्नेचर करके आपको दे रखा है कि उसने आपकी 3 महीने बाद या 2 मंथ बाद वो आपकी मनी जो है पे कर देगा, तो वो उसको हम कहते हैं बिल रिसीवेबल। बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं वैसे, लेकिन जिस पर्सन के पास वो होता है वो अगर हमने सेल किया हुआ है तो हमारे पास वो रखा हुआ होगा तो वो हमारे लिए बिल रिसीवेबल कहेंगे पर्सन, और जो दूसरे पर्सन है जिसने पे करना है उसके लिए वो बिल पेबल कहा जाएगा। तो ध्यान से समझेंगे इसको। डेटर और बिल रिसीवेबल दोनों ही ट्रेड रिसीवेबल में इंक्लूड होते हैं। डेटर्स और बिल रिसीवेबल दोनों ही ट्रेड रिसीवेबल में इंक्लूड होते हैं। डेटर वो पर्सन जो हमसे क्रेडिट में परचेज करके गए हैं, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं हमने उनको क्रेडिट में सेल किया है। पेमेंट हैज नॉट बीन रिसीव्ड फ्रॉम देम, अभी तक उनसे पेमेंट नहीं आई है। दे विल ओwe सम अमाउंट ऑफ द बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, इफ गुड्स for worth rupees 50,000 have been sold to Mohan on credit, he will continue to remain the debtor of the business as so long as he does not make the full payment। तो यहाँ पर क्या है कि वो पर्सन जिसको आपने सेल किया है उसने आपको कुछ पैसे देने हैं, अमाउंट जो है वो देनी है। इफ गुड्स, अगर गुड्स 50,000 की आपने मोहन को सेल की क्रेडिट में, तो आपका डेटर कौन होगा? मोहन होगा। और कब होगा? जब अभी आपको उससे फुल पेमेंट नहीं हुई है। जब तक नहीं हो जाती तब तक वो आपका डेटर ही कहलाएगा। अब बिल रिसीवेबल क्या है? ए बिल ऑफ एक्सचेंज बिकम बिल रिसीवेबल फॉर द पर्सन हु ड्रॉ इट एंड गेट इट बैक आफ्टर एक्सेप्टेंस फ्रॉम द ड्रॉई। देखो इसमें क्या है, एक पर्सन है, मान लीजिए आप में से ही मैं एक बच्चा ले रही हूँ। क्या है कि सुमन है और मैं है। सुमन क्या कर रही है? मुझसे परचेज कर रही है, मैं सुमन को सेल कर रही हूँ।
अब सुमन ने क्रेडिट में परचेज किया है मुझसे, तो मैंने क्या किया, एक बिल लिखा सुमन के नाम पर। जो पर्सन लिख रहा है उसी ने मनी रिसीव करनी होगी। मीन्स सुमन ने मुझे देनी है तो मैं रिसीव करूंगी। तो यहां मैं कौन हुई, ड्रोअर, बिल्कुल लिखने वाली, ड्रॉ करने वाली, ठीक है। और पर्सन सामने वाला सुमन वो एक्सेप्ट करेगी, एक्सेप्ट करने वाला पर्सन ड्रोई। एक्सेप्ट क्यों करेगी, कि सहमति देगी, हाँ कि मैंने आपके इतने पैसे इतनी डेट को देने हैं। Thus, bill receivable is an accounting term for bill of exchange drawn on debtor or received by way of endorsement from them. वो ये कहते हैं कि बिल जो रिसीव किया है आप उसको अपने पास रख सकते हैं या फिर आप उसको इंडोर्स कर सकते हैं, किसी और पर्सन को रिसीव करके इंडोर्स कर सकते हैं। इंडोर्स कैसे, जैसे मैंने 5000 सुमन से लेने हैं, सुमन ने मुझे बिल दे दिया, पर सुमन ने मुझे 2 महीने बाद देने का वायदा किया। अब जब 2 मंथ बाद वो मुझे देगी, तो उससे पहले मैंने अगर गरिमा को, वो 5000 मुझे गरिमा को भी देने हैं, तो मैं गरिमा को वही बिल दे देती हूँ और कहती हूँ कि आप जो है किसको दे देना, सुमन को कहूंगी कि आप इस बिल का पेमेंट कर देना, तो वो बिल का पेमेंट जो है वो गरिमा को कर देगी। तो मैंने गरिमा से पीछा छुड़ा लिया, मुझे 5000 देने थे, मैंने आज ही दे दिए मेरी तरफ से। और सेम मुझे अब उसको भी नहीं देने पड़, मुझे उससे भी नहीं लेने पड़ेंगे सुमन से। अब सुमन किसको देगी, सीधा गरिमा को। तो वो क्या है, इस केस में हम इंडोर्स करना कहते हैं। इंडोर्स करना मतलब एक दूसरे को ट्रांसफर करना, जैसे हम पैसे ट्रांसफर कर लेते हैं ना, सेम इस तरह से बिल ऑफ एक्सचेंज को भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं। आंटी थोड़ा धीरे बोल लो, बहुत जोर जोर से बोलते हो आप। अभी नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ट्रेड पेबल्स का